नेपाल के राजा का जो है खात्मा, जहाँ पर राजतंत्र चलता था वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के पीछे क्या कारण है, कैसे मर्डर हुआ, कैसे जो है राजाशाही का जो है नेपाल शाही हत्याकांड हुआ। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखेंगे पूरी स्टोरी नेपाल के जो है, जो आज भी जो है कानों में गूंजती है। तो यहाँ एक कहानी सच्ची घटना है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव कुमार गुप्ता और आप लोग बहुत तो है कहानी के क्राइम पे देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आज की कहानी जो है पड़ोसी देश भारत के बगल में जो है हिंदू राष्ट्र जो है भारत के अलावा जो है राजतंत्र से जो है यानी राजा के राज से जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ नेपाल जो है, वहाँ के कैसे राजा की हत्या हो गई, 2001 में कैसी हत्या हो गई। न केवल नेपाल, पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था, पूरा नेपाल शाही परिवार खत्मा हो गया था। इस कहानी को जो है हत्याकांड को दरबार हत्याकांड या कत्लेआम कहा जाता है। अगर नहीं होता हुआ ऐसा तो राजतंत्र जो है आज भी बरकरार रहता। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस कहानी में लोगों का गुस्सा है, उनका प्यार है, सत्ता की लड़ाई है, नफरत है, रिश्तों के पेचोखम है, षड्यंत्र है। एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी है और यहाँ तक कि एक सदियों पुराना श्राप भी है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो है चलिए देखते हैं उस राज की कहानी सुनाते हैं। जो लोगों है बुरे सपने जो है आते रहते। साल 2001 की है, आज के बोल बिल्कुल अलग है आज का नेपाल और पहले का नेपाल जो देख रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से राजशाही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त नेपाल में राजशाही के अलावा संविधान और संसद भी होते थे। राजा के पास ही होती थी ज़्यादा। जब ये हत्याकांड हुई 2001 में, तो नाम था राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, यानी यही जो है राज थे। पुरानी पत्नी जो है क्वीन ऐश्वर्या के साथ जो है इसका बड़ा बेटा जो है राजकुमार दीपेंद्र वीर विक्रम शाह, जो नेपाल के क्राउन जो है प्रिंस थे। तो अब देखिए छोटा बेटा जो है राजकुमार निरंजन, ये भी जो है थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाही महल, यहाँ दरबार में रहते थे। ये विक्रम संवत 1 जून 2001 रात यहाँ पर देखे डिनर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राजा वीरेंद्र के परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 22 शाही मेहमान मौजूद थे। और ये जो है क्योंकि ये एक शाही लोगों की प्राइवेट पार्टी थी, इसलिए उसमें शाही मेहमानों के अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारे बॉडीगार्ड भी थे। अगल बगल सुरक्षा लगाई गई थी। रात करीब 8:50 बजे थे। त्रिभुवन सदन में जो है पार्टी चल रही थी। तो यहाँ पर देखे घटना क्या हो जाती है। कुछ ही दूरी महल के जो सुरक्षा कर्मी राजा के जो बॉडीगार्ड थे, पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इस पर गोली चली और जो है मशीन गन चला रहा है कोई। त्रिभुवन सदन के जो है अंदर घुसने लगे गोली फायरिंग करते हुए। गोली चलती रही 5-7 मिनट तक लगातार फाइटिंग। 8-57 मिनट पर जो है सिंगल शॉट पिस्तौल की फायरिंग होती है। फायरिंग का सिलसिला बंद हो जाता है। इसी बीच के सुरक्षा कर्मी जो है पहुंच जाते हैं, अंदर ही जाते हैं और पूरा कमरा जो है खून ही खून बिखरा पड़ा था। त्रिभुवन सदन के बिलियर्ड्स रूम में जहां पार्टी हो रही थी, उनके फर्श पर 11 लोग खून में लिपटे पड़े थे। यही थे नेपाल राजा विक्रम। फिर जो है गार्डन की तरफ गए तो 3 लोग और घायल हो गए थे। एक रानी ऐश्वर्या थी, वीरेंद्र थे
एक राजकुमार थे। उसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को उठाकर गाड़ी में रखा जाता है और वे लोग तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। सबसे आगे जो है नेपाल के राजा जाते हैं, उन्हीं की जरूरत है। कई गोलियां लगने के बाद भी तो फिर भी चल रहा था शरीर। करीब 12 से 15 मिनट बाद राजा वीरेंद्र की गाड़ी नारायण की दरबार में लगभग 1.5 किलोमीटर चली। आर्मी हॉस्पिटल में जो है यहाँ देख रहे हैं, धीरे धीरे घायलों को जो है यहाँ लाया गया। राजा भी शुरू हुआ पहले राजा से और धीरे धीरे सबका जो है, फिर भी जो है राजा बच नहीं पाए। धीरे धीरे 9-15 हुए रात को। उस रात एक के पीछे एक 14 लोग जो है यहाँ पर जो है धीरे 14 लोगों की जो है मौत हो गई। विक्रम जो है राजा का, विक्रम की रानी, उसके लड़के, राजकुमार के, फिर छोटा उसका भाई लड़का, फिर जो है राजकुमार शांति और राजकुमारी शारदा के पति भी है, वो भी गुजर जाते हैं। फिर जो है राजकुमारी जयंती भी। 5 लोगों का तुरंत इलाज सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ज्यादा तक की मौत जान की, राजा वीरेंद्र की, युवराज की। लेकिन यहाँ पर देखेंगे युवराज जो है बहुत जो है, अगला राजा जो है किंग वीरेंद्र के जो है युवराज को बनना था, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण है। फिर भी जो है हालत गंभीर थी, उनका जान बचाना बहुत जरूरी था। 4 घायल लोग थे और जो है राजकुमारी जो है साभा, फिर जो है प्रीति के पति जो है यहाँ देख रहे हैं प्रीति की प्रीति, और जो है यहाँ चचेरी बहन। धीरे ये जो 4 लोग देख रहे हैं ये नहीं, और जो है धीरे गोली सीधे सर में लगी थी वीरेंद्र सिंह, कान के पीछे से निकल गई थी, कान के निकल गई थी, इसलिए आईसीयू में जो है भर्ती किया गया था। क्योंकि रात में ये घटना हुई थी, ये जो है बहुत लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि ये रात को घटना हुई थी। फिर आते हैं 2 जून 2001, सुबह 11 बजे थे। रेडियो नेपाल में कार्यक्रम में सूचना दिया गया कि 9:15 पर राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह शाह का देहांत हो गया और उनकी जगह का अगला राजा दीपेंद्र वीर विक्रम शाह को घोषित किया गया। जिन लोगों की मौत हुई उन लोगों के बारे में बताया गया। यह सुनकर के नेपाल के लोग जो है सन्न रह गए, कैसे जो है राजशाही परिवार पूरे सदमे में चला गया था। बहुत प्यार करते थे लोग, भगवान मानते थे नेपाल के लोग। वहाँ बहुत जो है दुखांत सभी लोग जो है रो रहे थे, बिलख रहे थे। नए राजा दीपेंद्र बहुत जो है दुखद से जो है बहुत असर पड़ा, पूरी दुनिया में जो है आग की तरह फैल गई। बहुत ऐसा जो है पहली बार घटना हुआ। शुरुआत में इस हत्याकांड को एक घटना बताया गया और कहा गया कि ये दुर्घटना ऑटोमेटिक हथियार के एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से हुई है, मगर नेपाल को लोग इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला इसको भी दुर्घटना का करार दिया गया। 2001 को शाम को 4 बजे सारे वाले शाही परिवार को जो है सब यात्रा निकाली गई। 8 किलोमीटर दूर पशुपतिनाथ मंदिर तक चली। देखिए पूरा नेपाल जो है सड़कों पर जो है उतर आया था। बहुत लोगों ने अपने सर मुड़वा लिए थे जो प्रेम करते थे।
बागमती नदी के किनारे जो है सभी शहीद लोगों का जो है अंतिम संस्कार किया गया। नए राजा ये तो कोमा में थे, होश आया ही नहीं। 4 जून 2001 को जो है 3:45 पर इनको भी जो है मरा घोषित कर दिया। इतिहास में पहली बार हुआ जब नेपाल के ऊपर 2 दिन तक ऐसे राजा के शासन किया जो खुद होश में नहीं थे, और ये नेपाल का अब तक किसी भी राजा का सबसे छोटा शासन भी था। उसके बाद सारी रीति रिवाजों के तरह से उसका भी जो है अंतिम संस्कार किया गया। सभी जो है ये देख रहे हैं पूरा फैमिली, इनके कोई सख्त उनका छोटा वाला लड़का, छोटा भाई जो है बच गया था। इसी दिन 4 जून को राजकुमार के जो है नया राजा बनाया गया, तीसरे राजा बने नेपाल के। ज्ञानेंद्र के सत्ता संभालते ही 1-2 दिन से गुप्तचर के चलता रहा। 1 जून 2001 की रात गोलीबारी हुई थी। दीपेंद्र ने ही ये करवाया था। फिर भी विश्वास नहीं हुआ नेपाल के लोगों को। जांच की मांग किया गया। हुआ क्या था कि लोगों को जानना पड़ा क्या हुआ था। लोगों की मांग देखते हुए राजा ज्ञानेंद्र ने 2 लोगों की एक जांच कमेटी बनाई। उन 2 लोगों में से एक नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय थे और एक थे नेपाल संसद के स्पीकर तारानाथ रणपत। इसके अलावा इस जांच में जो है न्यू स्कॉटलैंड यार्ड लंदन जो है जानी मानी ये जो है इसको भी शामिल किया गया। अभी जांच चल ही रही थी कि हालात बहुत बिगड़ गए थे। लोग सड़कों पर उतारे, जन आक्रोश होने लगा। नए राजा जो थे ज्ञानेंद्र, उनके खिलाफ लोग भड़क रहे थे। आखिर जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। इनके बीच जो है अच्छी तालमेल नहीं थी, तो बहुत दिक्कत हुआ लोगों को। फिर इसके बाद जो है प्रिंस पारस को जो है ये जो है क्राउन थे, युवराज पारस को जो है ये जो है बहुत रईस ज्यादा माने जाते हैं, बहु जो है अच्छे। एक बार उन्होंने शराब पीकर नशे में नेपाल के एक मशहूर सिंगर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। एक बार उन्होंने हाथापाई के दौरान काठमांडू में एक नाइट क्लब के बाउंसर के ऊपर गोली चला दी थी। इन दोनों के केस में उन सभी कोई सवाल नहीं पूछा गया और न ही उस पर कोई कार्रवाई की गई। सोचिए, नेपाल के लोगों को पता था कि अगर ज्ञानेंद्र राजा जो है ज्ञानेंद्र के जगह अब इनको बनाया जाए, इनको चाहते ही नहीं थे कि ये अगला राजा बने। कई लोग जो है सड़कों पर उतर गए कि ये बने नहीं। प्रदर्शन होता रहा, कई दिनों तक चलता रहा। प्रशासन जो है सहारा मिलिट्री का लिया गया। 1 हफ्ते के आसपास इन्वेस्टिगेशन जो है करीब गवाह सुरक्षाकर्मी जो घटना हुई थी और जो है ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार किया गया। जो कहानी सामने आई चौंका देने वाली थी। परंपरागत जो है शाही परिवार का था। हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को जो है डिनर पार्टी होती थी, जिनके सभी शाही मेहमान उसमें शामिल होते थे। रिश्तेदारों के रिश्तेदार और रिश्तेदार भी होते थे। 1 जून 2000 को महीने की पहली तारीख भी थी और शुक्रवार भी था। और इस पार्टी का जो पैटर्न था वो था किसी शुक्रवार ये पार्टी राजा देते थे तो किसी शुक्रवार रानी या फिर कोई और रिश्तेदार। तो ये जो है 2001 के जून को जो है ये पार्टी जो थी ये जो है दीपेंद्र की थी। तो जो है कई दिन पहले से ही शुरू कर दी। 2 दिन पहले जो है पूछा था
शुक्रवार 1 जून 2001 को त्रिभुवन सदन में जो है जाते हैं और वो जो है उसमें जाते हैं नारायण भिट्टी में, और सबसे पहले वही जो है शॉट्स खेलते हैं। पार्टी के सारे इंतजाम इसी रूम में हुआ था, बिलियर्ड्स रूम में, और जाते हैं और शॉट खेलते हैं। वीरेंद्र के बहनोई वहाँ पहुँचते हैं और सबसे पहले पहुँचने वाले मेहमानों में से एक पहले थे। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जो है थोड़ी देर बाद जो है इनके लिए पैक बनाते हैं और उन्हें देते हैं। जब उसके साथ जो है थोड़ी देर बाद रानी ऐश्वर्या, वीरेंद्र की तीनों बहनें राजकुमारी, शांति, शारदा और शोभा पहुंच गए। शाम करीब 4:40 पर सिपन के चचेरे भाई राजकुमार पारस, उनकी राजकुमारी कोमल, प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ पहुंचे। राजकुमार ज्ञानेंद्र जो है छोटे भाई शामिल नहीं थे, किसी काम से जो है गए थे, पोखरा गए थे। एक बाद एक एक करके जो है यहाँ सब पहुँचे थे। राजा वीरेंद्र अब तक पार्टी में नहीं पहुँचे, बिलियर्ड्स में सब बातें कर रहे थे। युवराज दीपेंद्र जो उस वक्त अपनी बहन राजकुमारी श्रुति के पति कुमार गोरख के साथ बिलियर्ड्स खेल रहे थे, और उस रात युवराज ने शाम से ड्रिंक पी ली थी। वह जो है नशीले में हो गए थे। उसके बाद बीच में ही इधर खूब जो है पीते हैं। 8:20 पर जो है बात करके लिए जो सिगरेट गांजा मंगवाते हैं। यहाँ पर बहुत जो है नशे में नशीले पीते हैं और उस बहुत जो है अस्वस्थ तक एक बार फिर जो है उठते हैं। मस्त हो गए थे एकदम, उनको जो है एकदम जो है अचानक सा ऐसा लग रहा था वो ज़्यादा पी लिए। कभी सोफे पर गिर रहे थे, कभी इधर गिर रहे थे, तो कभी दीवार खड़ा नहीं हुआ था। उस रात जो है होश खो रहे थे, इसलिए फैमिली के कुछ लोग दीपेंद्र को जो है इसके बाद जो है उसको नॉर्मल हो सके और होश आ जाए, इसलिए जो है राजा वीरेंद्र भी 8:30 बजे इंटरव्यू देकर पहुंच रहे थे। आखिरी व्यक्ति थे जब राजा के ईडी ने दरवाजे तक छोड़ दिए थे, और ये जो है शाही लोगों का ये था। उसके बाद जो है अंदर पहुंचकर राजा वीरेंद्र सबसे पहले दूसरे रूम में बैठी निमा से मिलते हैं, और थोड़ी देर बाद करीब 8:45 पर वो जो है बिलियर्ड्स रूम में पहुंच जाते हैं और बाकी के मेहमानों से बातचीत करने लगते हैं। और इधर जो है युवराज उनके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ गया था। वे उसके थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाते हैं और उल्टियाँ करते हैं, और जो है आपस में जो है 8:35 पर अपनी माँ से बात करते हैं। ये अंतिम काल थी इसका के लिए। आखिरी जो है कपड़ा पहन कर ये निकले थे, तो सबसे पहले उतार दी थी। उतार करके जो है ये आदमी वाले का शौकीन थे और शौकीन थे, और जो है खूब जो है बंदूकें रखने का, इकट्ठा करने का इनको शौक था। जो है धीरे धीरे जो है आदमी वाले कपड़े पहन के बंदूकें ले लेते हैं। जो है बता रहे आर्मी के ड्रेस पहनने के बाद जो है विभिन्न प्रकार के हथियारों को उसने जो है अपने साथ लेकर के जो है जाते हैं। और ऐसा लगा कि वहाँ पर जाने के बाद बिलियर्ड्स में सबसे जो है दूसरे से बात कर रहे हैं। राजा वीरेंद्र को भी अपने हाथ में कोक का एक गिलास लिए मेहमानों को गुफ्तगू कर रहे थे। 8:50 की बात है। अचानक से जो बिलियर्ड्स रूम में जो है दाखिल हो जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी मेहनत देखकर पहले तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो आर्मी की ड्रेस में पहनी हुई थी, उसके अलावा अपने दोनों हाथ में ऑटोमेटिक गन पकड़ रखी थी। मगर फिर उन्हें लगता है कि शायद वो अपने पिता यानी राजा वीरेंद्र को अपनी बंदूकें दिखाने आए हैं। उसके बाद युवराज दीपेंद्र जो है धीरे धीरे उनके
राजा वीरेंद्र को जो है ऐसा लगता है उनके पास गए और अपना युवराज के साथ अपने बेटे के पास धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं, वीरेंद्र की तरफ बढ़ते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि शायद गलती से उन्हें बंदूक चल गई, मगर इसके बाद ही देखा कि राजा भी धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। क्या कोक का गिलास था वो भी गिर गया। जब राजा के पास जो है ध्यान से देखा, पता चला गलती से गोली लग गई, क्योंकि गर्दन में गोली लगी थी। नेपाल नरेश को लहू लुहान जमीन पर दिखा तो चीख पुकार मच गई। अगले ही पल सभी लोग एकदम जम से गए और फिर युवराज दीपेंद्र जो है फिर गोली चले गए। जाने के बाद लोगों ने संभाला उनको और जो है राजीव शशि जो है उनको कोट उतार कर उनकी रक्षा की, खून जो है ना बहे ज्यादा। ये सब देखने के बाद राजा वीरेंद्र ने पाली में 2 शब्द बोलो, के गरे को, यानी क्या कर दिया। ये शब्द उनके आखिरी शब्द थे। इसी बीच दीपेंद्र जो है फिर दोबारा बंदूकें थी दोनों हाथ में, फिर राजा की तरफ बढ़े। चाचा छोटे भाई राजकुमार थे, बहुत हुआ, ये बचाए। युवराज जो है नहीं माने। युवराज दीपेंद्र बिना कुछ बोले पॉइंट बैक रेंज यानी उसके शरीर में अपनी बंदूक लगाकर ट्रिगर दबा दिया। फिर से राजकुमार का भी मौत हो गया, उसके भूत सवार हो गया। जो भी उसके सामने आता था, जो भी आता मार देता था गोलियों से, उसी को जो है गोली मार देता था। यहाँ तक कि राजा वीरेंद्र को गोली मारी थी, फिर से एक बार दोबारा गोली मार दी। 2 से 3 मिनट तक गोली चलाई। बहुत सारा जो है लहू लुहान हो गया, बहुत सारा लहू लुहान। युवराज जो है दीपेंद्र के बाहर जाने के बाद ऐश्वर्या राजकुमार नीराजन भी उनके पीछे बाहर। युवराज दीपेंद्र अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी माँ ने उन्हें रोकना चाहा, मगर उन्होंने अपनी बंदूक का मुंह जो है नीराजन पर तान दी, मारी। उसके बाद अपने रानी ऐश्वर्या को गोली मारी। उसके बाद जो है गोली मारने के बाद वो एक महल के पुल में गए और जोर से चिल्लाने लगे और 2 गोलियां डाले। एक जो है पिस्तौल अपने जो है एक गोली जो है अपने सर में मारी। इसी बीच में सहारे जो है बॉडीगार्ड्स भी वहाँ मौजूद थे। जो कुछ भी है आप पहले ही जान चुके हैं। 1 हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 जून 2001 की रात जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक हुआ। बहुत आखिर प्रश्न उठता है कि आखिर अंत में जो है खुद क्यों मारा। इसके पीछे जो है जवाब में इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने एक थ्योरी दी और इस थ्योरी की कहानी शुरू होती है इस घटना से 6 साल पहले, यानी 1995 से आते हैं। 1995 में जो है स्कॉटलैंड में पढ़ाई कर रहे थे युवराज, और जो है देवरानिया राणा से जो है प्रेम हो गया। यह जो है लड़की धीरे धीरे आम लड़की नहीं थी, ये जो है भारत के ग्वालियर राज्य के जो है राजसी थे। एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक धीरे धीरे मुलाकात का सिलसिला बढ़ा। फिर जो है परवान चढ़ा, प्यार का परवान चढ़ा। एक दूसरे से बातें बिना नहीं रह सके और शादी करने की ठान ली। उसके बाद जो है युवराज जो उनकी माँ ऐश्वर्या और उनकी दादी ने साफ मना कर दिया इस शादी से। खानदानी दुश्मनी थी, ऐश्वर्या जो है खानदानी दुश्मनी थी। आते हैं बताते हैं एक वजह थी क्यों जो है मना कर दिए। ये खानदानी क्या है, ये जो है आप जो है देखेंगे जो है आगे पीछे की तरफ उठी है। शुरू होता है 1846 से। जंग बहादुर जो है राणा जो थे लड़की के पिता थे, 1886 में एक गाजी थे मामूली, और जो है वह 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। उस वक्त से नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम शाह को
हाउस अरेस्ट करवाकर अपने आप को परमानेंट प्रधानमंत्री पीएम घोषित कर लिया और यहीं से राणा वंश की शुरुआत हुई और 140 साल तक शासन चला। कहने को तो शाह गद्दी पर बैठे थे, लेकिन कंट्रोल राणा करते थे। भारत की मदद से नेपाल में सत्ता कायम की और जो है देवयानी राणा भी इसी राणा खानदान की, देवयानी राणा जो थी इसी खानदान की जो है थी। इसलिए रानी ऐश्वर्या नहीं चाहती थी कि युवराज का विवाह जो है इनसे हो, और जो है ये जानती थी कि अगला राजकुमार जो है गद्दी पर बैठेगा मेरा पुत्र ही, दीपेंद्र ही इस गद्दी का माल सत्ता संभालने पर जो है देवरानी राणा जो है रानी बनेगी और जो है यहीं से जो है। लेकिन शादी जो है दीपेंद्र जो है इसी से लाख मना करने के बाद भी जो है नहीं माने और जो है अपने मन मर्जी से चुपे छोरी जो है प्रेम करता था अपने लाख मना परिवार से भी। यही से देवयानी से शादी करना चाहते थे। चोरी छुपे घर से बाहर देवानी से मिलने लगे, लिमिट से ज़्यादा शराब पीने लगे और गांजा हसीद जैसे ड्रग्स भी लेने लगे। इसकी वजह से जो है पैसों में कटौती कर दी गई उन्हें और जो है पाबंदियाँ भी लगा दी गई। शुरू में तो वो जो है रांची परिवार में जो है जिए थे, तो ये ऑटोमेटिक कमी कर देने से जो और उसने जो है अंततः गुस्सा जायज था। अंततः उसने अपने ही परिवार को जो है जून में जो है एक में जो है पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। और रिकॉर्ड में बताया गया है 1 जून 2000 को सामने आई है। नशे में धुत होने के कारण बेडरूम में जो आखिरी कॉल थी वो मोबाइल की, वो जो है देवयानी राणा से ही हुई थी। जो है इस प्रकार हम कह सकते। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बोले थे कि फिर कल मिलेंगे, लेकिन कभी नहीं मिल पाए। जब इस बात की जानकारी मिली देवयानी राणा को तो जो है वह जांच शुरू हुई, तो वह नेपाल छोड़कर भारत भाग गई और कभी भी नेपाल वापस नहीं आई। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन टीम जब इस रिपोर्ट के जो है थ्योरी नेपाल लोगों को पता लगा, यकीन ही नहीं किया कि उनकी कई वजह थी। तो उनके हिसाब से युवराज बहुत समझदार इंसान थे, बहुत प्यार करते थे फैमिली से। ये लेने वाले जान नहीं लेने वाले थे। रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में आई, बहुत अच्छे इंसान थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है कई सवाल सामने खड़े आते हैं। अगर दीपेंद्र को शादी करनी होती तो अपने आप को गोली क्यों मारे। दूसरा सवाल यहाँ खड़ा करता है कि गोली दो गोली चली थी, जबकि उसके सर में एक गोली लगी थी, एक ही गोली लगी थी। यह भी बात जो है उसका जवाब नहीं मिल पाया। तीसरा कि दीपेंद्र के मरने के बाद जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो राइट हैंडेड थे, इसके बावजूद उसने उस रात को उल्टे हाथ से गोली क्यों मारी? क्योंकि जो गोली लगी थी उनके सर में उल्टी तरफ से घुसकर सीधी तरफ से निकल गई थी। इसमें एक हफ्ते तक चली और स्कॉटलैंड जैसे कोई भी फोरेंसिक जांच नहीं। छठा सभी सुरक्षाकर्मी एडीसी गार्ड्स बिलियर्ड्स के रूम में पहुंचने से वक्त इतना क्यों लगाए? बेशक प्राइवेट पार्टी होने की वजह से उस रूम में नहीं थे, मगर थे तो महल में ही। अंत में आता है कि सबसे खिलाफ उसकी माँ थी, फिर इसको अंत में क्यों मारा गया? उस रात को क्या हुआ, कैसे हुआ? तो इनके अलावा देवयानी राणा के अलावा 3 थ्योरी आती है। पहली थ्योरी है एक के बाद नारायण हिटी के महल में कत्लेआम जो हुआ था दीपेंद्र नहीं किया था। मकसद क्या था? देवयानी राणा ही क्यों थी? अगर थी तो उससे शादी करते तो अपने आप को क्यों मारते? इसके पीछे जो है साफ जो है थ्योरी में देवयानी राणा के अलावा जो है उसके पिता 1990 से मामले में दरअसल 1990 में जो है क्या होता है, इंग्लैंड में जो है दीपेंद्र पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त जो है नेपाल में जो है जनता सड़कों पर विद्रोह कर रही थी। उनकी मांग थी कि नेपाल में राजशाही हो और लोकतंत्र बहाली की जाए। राजा वीरेंद्र शाह शांति प्रिय व्यक्ति
की सुनी और जो है संविधान जो है लगा दिए। इस फैसले से तो देश में शांति हो गई, मगर उसके परिवार में विद्रोह शुरू हो गया। कहते हैं कि शाही परिवार में सिर्फ राजा वीरेंद्र ऐसे ही थे जो लोकतंत्र को समर्थन करते थे। इसके बाद जो है उसको जो है दीपेंद्र को गुस्सा आ जाता है, तब जाकर के ये जो है बहुत सारी ताकतें जनता को दे दिया है। तो वर्ष 2000 में माओवादियों का जो है जमावड़ा था, तो वहाँ पर जो है कई राज्यों में जो है माओवादी जो है पैर जमा चुके थे। माओवादी नेपाल को विद्रोह कर रहे थे। उस वक्त की सरकार ये चाहती थी कि राजा विकेंद्र माओवादियों को जो है सेना का इस्तेमाल करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चाहते थे बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, ये अपने लोगों को जो है गोली छलनी नहीं किया जाए, खून खराबा नहीं किया जाए। यही सब नरम फैसलों और नेपाल की जनता को बहुत सारी ताकत देना खटका और नेपाल में पूरी तरह ऐसा ही चाहते थे। इसीलिए राजा वीरेंद्र को खत्म कर खुद राजा बनना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, ये जो है भी खड़ा करती है, खुद राजा बनना चाहते तो क्यों गोली अपने आप को मारी। उस जो लोगों को खुद मारी थी वह जो है दीपेंद्र नहीं किसी वही भेष में था। और जो है खुफिया एजेंसी जो है पता लगा भारत और अमेरिका जो है इसका हाथ था, लेकिन इसका भी हाथ नहीं था। तीसरी थ्योरी यह जाती है कि जो प्लानिंग बनाए थे राजा के छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र और उनके बेटे राजकुमार पारस, ये थ्योरी इसलिए आई क्योंकि उस हत्याकांड में राजा वीरेंद्र का तो पूरा परिवार था। वही हैरत की बात है कि उनके छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र के एक भी सदस्य नहीं मरा। फिर सास राजकुमारी कोमल ही वहीं थी, एक गोली लगी थी वो भी बच गई थी। इसके अलावा राजकुमार ज्ञानेंद्र वह गए थे पोखरा, वो थे भी नहीं। राजा वीरेंद्र सभी तो यहीं पर थे, महत्वपूर्ण देते थे राजशाही परिवार को। जो भी राजकुमार ज्ञानेंद्र को जो है नेपाल के राजा बनना ही था, तो राजा युवराज पारस ने इस हत्याकांड में से कोई भी हाथ न होने के साफ मना कर दिया। उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, थ्योरी सब खत्म। श्राप मिला था किंग पृथ्वी नारायण, जो पहले जो है वंश के राजा थे, उन्हें श्राप मिला था। पृथ्वी नारायण शाह पहले राजा थे ना, एक बार जंगल की ओर जा रहे थे। यह श्राप शायद झूठा न होता, सच हो गया। साधु को उन्हें प्रणाम किया, फिर उनकी खातिरदारी में उन्हें एक कटोरी दही दी। उस साधु ने दही ली, उसे थोड़ा सा खाया और फिर वो जूठी दही राजा को वापस दे दी। कहा तुम भी इस दही को खाओ। मगर राजा ने उसने दही को नहीं जूठी खाई, नीचे गिरा दिया। दही गिर गई, पैरों पर राजा के गिर गई। साधु को बहुत गुस्सा आया। ज्ञानेंद्र ने साल 2005 में नेपाल की संसद को खत्म कर सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। वे चाहते थे नेपाल में फिर पूरी तरह राजशाही हो, मगर उसका ये दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसके विरोध में लोग फिर से सड़कों पर उतारे और फिर दबाव में आकर एक श्राप लग जाता है। शाह वंश नेपाल पर सिर्फ एक अगली 10 पीढ़ी तक राज करेगी और शाह वंश का 11वां नेपाल का आखिरी राजा होगा, और यही हुआ भी। फिर से पूरी ताकत छीन करके नेपाल संसद में एक प्रस्ताव पारित किया कि नेपाल की सारे राजा की ताकत छीन ली गई, और 2008 में जो है नेपाल में राजशाही तंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और नेपाल को लोकतांत्रिक जो है देश बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। इसलिए वर्षों श्राप जो है ये लगा था, खत्म हो चुका था। ये श्राप सही साबित हुआ। श्राप जो है नहीं हुआ होता तो जो है राजशाही तंत्र ही चलता। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह भी आया कि वे जो है अपने
कुल मिलाकर जो है आज 2022 में दरबार हत्याकांड को हुए 2 दशक से भी ज़्यादा हो गए। आज को भी ये लोगों के पता नहीं है। 1 जून 2001 की रात नारायण सिटी के महल में जो भी कुछ हुआ, किसने किया, क्यों किया, और जो है आज तक सही पता नहीं लगा पाए।